साथियों नमस्कार। मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ एडवोकेट राकेश चौधरी जी हैं। इससे पहले भी नेशनल जनमत पर आप उनको सुन चुके हैं, जिस समय वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। 123 सालों के इतिहास में पहले शख्स थे। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सब मिला करके पहली बार अवध बार एसोसिएशन जैसे प्रतिष्ठित पद पर अध्यक्ष बने थे। अब डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बने हैं। मैं उनसे चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमाम लोगों को इस बात का आभास नहीं हो पाता है, जो एडवोकेसी से या जुडिशरी के बाहर के लोग हैं, कि आखिर ये वरिष्ठ अधिवक्ता होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता अभी नामित हुए हैं हाईकोर्ट के पैनल द्वारा। मैं चाहता हूं कि आप नेशनल जनमत के दर्शकों को ये बताएं कि वरिष्ठ अधिवक्ता बनता कैसे है। धन्यवाद नीरज जी। आपके चैनल पर पहले भी हम बोल चुके हैं। आपने अभी वरिष्ठ अधिवक्ता की बात की, तो वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दो कोर्ट के पास ये अधिकार है। एडवोकेट्स एक्ट में इसका प्रोविज़न है कि वो सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेट कर सकते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी लंबी है। इसका एक एडवर्टीज़मेंट रहता है। इसमें लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन भी देते हैं। एप्लीकेशन जो देगा वो 2 सीनियर एडवोकेट से उसको रेकमेंड कराना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कोई भी हाई कोर्ट जज आपका नाम रेकमेंड कर दे डायरेक्ट चीफ जस्टिस को। तो 2 तरीके हैं। और इसके बाद 5 लोगों की एक कमेटी है, चीफ जस्टिस, सीनियर जज 1, सीनियर जज 2, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट और एक सीनियर मोस्ट सीनियर एडवोकेट। ये सुप्रीम कोर्ट का पीछे जजमेंट हुआ था, उसके तहत ये कमेटी बनाई गई है। और ये कमेटी जितने एप्लीकेंट्स होते हैं उन सबका इंटरेक्शन करती है। अच्छा, मतलब पर्टिकुलर इंटरव्यू पर्सन टू पर्सन। हाँ, पर्सन टू पर्सन। उसको नाम इंटरव्यू का नहीं दिया गया क्योंकि सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेट करना है, उसके लिए इसको इंटरेक्शन कहा गया है, लेकिन आप उसको उसी भाषा में कह सकते हैं। और इसमें हर चीज़ के नंबर हैं, जैसे आपकी वकालत पर्टिकुलर इतने साल से ज़्यादा होनी चाहिए, आपका इनकम टैक्स का एक क्राइटेरिया है, आपके पास रिपोर्टेड जजमेंट होने चाहिए कि आपने इतने केसेस आर्गू किए हों, आपके पास आप प्रोबोनो वर्क करिए, इस तरह की तमाम चीज़ें उसमें हैं। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद सारे सब चीज़ों के नंबर एक दिया है इन्होंने। इसको जोड़ने के बाद एक क्वालिफाइंग पोजीशन होती है। जैसे अगर 200 लोगों ने अप्लाई किया, अगर 100 लोगों ने क्राइटेरिया फुलफिल किया, तो वो नाम फुल कोर्ट के सामने दिए जाते हैं। फुल कोर्ट भी आप पूछेंगे कि फुल कोर्ट क्या है। फुल कोर्ट का मतलब हो गया उस हाई कोर्ट के या उस सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं, सारे एक साथ बैठ करके उस पर निर्णय लेते हैं, उसे फुल कोर्ट कहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ इस समय लखनऊ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ मिला के 110 जज हैं करीब। और अभी जिसमें मुझे डिजिग्नेट किया गया है उसमें 105 जजेज मौजूद थे। उसका जो 2 तरीके हैं उसके। एक तो जितने जजेज मौजूद हैं उनमें आधे से एक ज़्यादा अगर आपके पक्ष में वोट करते हैं तो आपको डिजिग्नेट किया जाता है। मतलब 105 अगर हैं तो 53 जज होने चाहिए जो आपको वोट कर रहे हैं। कुछ इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक तरीका और है कि जैसे वो नाम आ गए, उसमें जो नाम सर्वसम्मति से कमेटी ने तय कर लिया, उसको फुल कोर्ट में चर्चा करके फुल कोर्ट के सारे जज बिना वोटिंग के उन सबको क्लियर कर देते हैं। तो बात वही है, चाहे वो इनॉनमस कर दें चाहे वोटिंग से कर दें, लेकिन अगर वोटिंग से होना है तो जो मौजूद लोग हैं उसमें 50% +1, ये उसका तरीका है। इसके बाद हाई कोर्ट उनको नोटिफाई करता है और उनका डिजिग्नेशन करता है। उनको सीनियर एडवोकेट कहा जाता है। सीनियर एडवोकेट एक बार डिजिग्नेट जो हो जाता है वो फॉरएवर है। हाई कोर्ट के पास या किसी भी कोर्ट के पास जो उसको डिजिग्नेट करता है, उसके पास ये पावर है कि उसको किसी को भी कभी भी रिव्यू करके उस डिजिग्नेशन को वापस भी लिया जा सकता है। इसका प्रोविज़न है। लेकिन अदरवाइज जो डिजिग्नेट हो जाता है वो पूरी लाइफ के लिए है, टिल डेथ। तो ये मैंने सवाल इसलिए पूछा, अमूमन सामान्य लोग भाषा में ये समझते हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट का मतलब है जिसके बाल पक गए, यानी कि जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई, जिसने 15-20 साल गुजार लिए एडवोकेसी में। लेकिन ऐसा नहीं है।
सीनियर एडवोकेट बनने की, वरिष्ठ अधिवक्ता बनने की एक खास प्रोसेस है जो कठिन और लंबी प्रक्रिया है, यानी कि बेहद सम्मान का पद है सीनियर लिखना। अब ये प्रक्रिया हो गई। अब मान लीजिए आप सीनियर एडवोकेट हो गए, तो इसका लाभ क्या है? मतलब क्या-क्या इसके साथ आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे? एक तो जो डिजिग्नेट होता है किसी भी स्टेट से या सुप्रीम कोर्ट से, वो पूरी कंट्री में उसकी रिकग्निशन वही होती है। ऐसा नहीं है कि हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया तो हम लखनऊ इलाहाबाद में सीनियर एडवोकेट कहलाएंगे, बाकी नहीं कहलाएंगे। पूरे देश में हम जहाँ भी जाएंगे, किसी भी कोर्ट में, किसी ट्राइब्यूनल में, वहाँ हमको रिकग्निशन सीनियर एडवोकेट की ही मिलेगी। हमारे नाम के साथ अब एडवोकेट नहीं, सीनियर एडवोकेट ही लिखा जाएगा। जो भी जज, जो भी कोर्ट होगी, वो सीनियर एडवोकेट करके ही हमको एड्रेस करेगी। एक प्रिविलेज है दूसरे और तमाम एडवोकेट्स से अलग एक प्रिविलेज दिया गया है कि कोर्ट्स आपको रिकग्नाइज करेगी और कोर्ट आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगी। दूसरी बात यह है कि ये सम्मान का पद है। कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपको सम्मान देती है कि आपको वरिष्ठ अधिवक्ता नामित कर रही है या डिजिग्नेट कर रही है। तो सीधे सीधे आप इसके लाभ की बात अगर करिए तो लाभ, सम्मान का जो लाभ है उसी को आप कह सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सरकार पैसा दे रही है, हाई कोर्ट आपको कोई फीस एक्स्ट्रा दे रही है। तो ये है, मतलब पूरे कंट्री में आपकी एक एडिशनल रिकग्निशन हो जाती है। एक मुझे जो जानकारी है आप करेक्ट करिएगा कि एक प्रिविलेज ये है कि बिना वकालतनामा के आप देश की किसी भी अदालत में बहस के लिए खड़े हो सकते हैं। यह है क्या? बिल्कुल सही है, यह है एक प्रिविलेज है। मैंने वही कहा ना कि सम्मान है। तो किसी भी कोर्ट में कहीं भी क्लाइंट हमको इंगेज नहीं करेगा, सीनियर एडवोकेट को। जो एडवोकेट उनका एडवोकेट होगा वो हमको रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसमें बहस कर दीजिए, हम उसमें बहस कर देंगे। किसी वकालतनामे की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है। ये लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक है ये? लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, किसी भी ट्रिब्यूनल, एनजीटी, कोई भी जितनी भी अदालतें हैं इस कंट्री में, हर जगह ये प्रिविलेज है सीनियर एडवोकेट्स को। अच्छा, ऐसी कुछ संख्या है क्या कि लखनऊ खंडपीठ मिला के और इलाहाबाद मिलाकर मौजूदा समय में कितने सीनियर एडवोकेट होंगे? तुरंत हमें फिगर तो नहीं याद है, लेकिन हमारे ख्याल से 250 से 300 के आसपास की फिगर होनी चाहिए। यानी कि हजारों की संख्या में 250-300 लोग ही सीनियर एडवोकेट हैं। हाँ, लखनऊ इलाहाबाद मिला करके मैं बता रहा हूँ। ये पोजीशन है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ करीब 14,000 एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। बाकी लखनऊ में और ढेरों लोग हैं, प्रदेश में ढेरों लोग हैं, उनकी बात नहीं है। लेकिन इन 14,000 में करीब 50 लोग हैं लखनऊ में जो सीनियर एडवोकेट हैं अब तक। लखनऊ में अब तक 50 लोग हुए हैं। और अगर उस तबके की बात की जाए जो पहले एडवोकेसी में नहीं था, जो लेखक नहीं बनता था, पत्रकार नहीं बनता था, जिसको शिक्षा के बहुत अधिकार नहीं थे, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी तबके की बात करें, तो इस तबके में से कितने लोग होंगे? एक अनुमान। भाई वैसे तो हम लोग ये बहुत उचित नहीं है कि हम लोग यहाँ कास्ट बेसिस पर कुछ बात करें, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब भी देना ज़रूरी है। पत्रकारों से तो आदमी अलग नहीं रह सकता। तो आज की तारीख में लखनऊ में 3 लोग हैं। केवल 3 लोग? 3 लोग हैं। अच्छा। और इलाहाबाद में? इलाहाबाद की फिगर का मुझे बहुत अंदाज़ा तो अभी तुरंत नहीं है, लेकिन शायद 3 लोग वहाँ भी हैं। इस सवाल को पूछने का मतलब किसी को अलग करना नहीं है। इस सवाल को पूछने का मतलब यह है कि आप टटोलिए और साथ ही साथ अपने बच्चों को इस बात के लिए उत्साहित करिए कि आपको एडवोकेसी में आना है, क्योंकि कोई भी काम आप शिद्दत के साथ करते हैं वहां मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ है। राकेश चौधरी जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। एक सवाल और मेरे जहन में है, एक शब्द बार बार आता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है या फिर सिर्फ मतलब सुप्रीम कोर्ट की मुझे जानकारी है, हाई कोर्ट में भी ऐसा होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड? हाँ, अब पहले नहीं था, अब हाई कोर्ट ने भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एक सिस्टम बना दिया है। फ़र्क यह है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के साथ एक एग्ज़ाम लेती है सुप्रीम कोर्ट, और उस एग्ज़ाम को पास करना होता है। वो थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम है, वहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाते हैं। और हाई कोर्ट में जो बिना किसी एग्ज़ाम के जो मिनिमम एलिजिबिलिटी उनकी पूरी करते हैं, उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बना दिया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में बनते हैं वो एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? सुप्रीम कोर्ट? वो सुप्रीम कोर्ट कराता है अपने लेवल पे, वो एग्ज़ाम पास करने के बाद होते हैं। फ़र्क ये है कि वहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा उसी का वकालतनामा फाइल होगा, वही किसी पिटीशन पर, किसी पेपर पर वही साइन कर सकता है। अब जब से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का प्रोसीजर यहाँ हो गया है, तब से यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की तरह से ही है कि
कोई भी पेपर, कोई वकालतनामा, कोई पिटीशन सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही साइन कर सकता है। अच्छा, मतलब जैसे सामान्य तौर पर लोग कह देते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो उसके वकालतनामा से केस नहीं लड़ा जा सकता, ये मतलब हाँ, नहीं लड़ा जा सकता। आप कोर्ट में आर्गू तो कर सकते हैं बिना सीनियर एडवोकेट हुए, बिना एवार हुए, जी। लेकिन कुछ भी दाखिल करने के लिए एवार की आवश्यकता है, और अदरवाइज सीनियर एडवोकेट के बारे में तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए क्या मैसेज है कि उनके बच्चों को कितना ज़रूरी है एडवोकेसी में आना, इनकी संख्या बढ़ाना, ताकि जिन क्षेत्रों पे अभी बहुत लोग नहीं पहुंच पाए हैं, उन क्षेत्रों में भी ये संख्या बढ़ पाए? देखिए नीरज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने ये किया, इस पर चर्चा की। मैं खुद भी इस मत का हूँ, और मैं प्रमोट भी करता हूँ लोगों को कि लोग इस फील्ड में आएँ। संख्या भी कम है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों में कम है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों में। वो टीचर की नौकरी होगी, क्लार्क की नौकरी होगी, वो तो कर लेंगे, लेकिन उनको यहाँ एक रिस्क लेवल लेने की जो जगह है, वहाँ आने में उनको दिक्कत होती है। तो हमारी उनको सलाह है कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, आप आइए, और आप बहुत कम समय में अगर आप मेहनत करके काम करते हैं, तो जो एक अच्छी खासी नौकरी है, उससे बेटर लाइफ और बेटर सम्मान आप यहाँ पा सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं। एक लोगों के मन में, नए-नए लड़कों के मन में एक सवाल होता है, जब उनसे कहो पत्रकार बन जाओ, उनसे कहो वकील बन जाओ, अच्छे लेखक बन जाओ, तो कहते हैं कि आमदनी का ज़रिया क्या होगा? पत्रकारिता के बारे में मैं बेहतर जान सकता हूँ। एडवोकेसी के में क्या है कि किस स्तर पर आकर के फिर आपको ये सब समस्याएँ खत्म हो जाएँगी? देखिए, पहले थोड़ी ज़्यादा मुश्किल थी, अब चूँकि इंटरनेट वगैरह की सारी सुविधा हो गई है, आप सर्च कर सकते हैं। एक बात मैं इस बात को रोक करके बताना चाहता हूँ आपको। अब एडवोकेट की दिशा में लोगों का रुझान और ज़्यादा बढ़ा है। पर्टिकुलर जिन कम्युनिटीज़ की बात आप कर रहे हैं, उनमें भले थोड़ा-सा कम हो, अदरवाइज़ है। जब से ये लॉ स्कूल्स, बड़े लॉ स्कूल्स खुले हैं और 5 इयर्स कोर्स आया है, उसके बाद इसमें है, जैसे मैं आपको बताऊँ, जयपुरिया का टॉपर होगा, यूनिवर्सिटी का टॉपर होगा, वो एडवोकेट बनेगा। वो एडवोकेट बनेगा, साथ-साथ वो एक अपॉर्च्युनिटी और है लॉ ग्रेजुएट्स को, कि लॉ ग्रेजुएट होने के बाद जैसे आपका इंजीनियरिंग में या और किसी फील्ड में सिलेक्शन होता है और आप नौकरी करते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी है। यहाँ भी उसकी एक अपॉर्च्युनिटी है। तो हमारा ये कहना है कि आप इस फील्ड में आइए, यहाँ आकर के आप हाई कोर्ट जज बन सकते हैं, यहाँ एजीएस आप बन सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। तो इसलिए आप यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पहले शायद कम रही हों। जहाँ तक आपने एक प्रश्न पूछा, मैं डाइवर्ट हो गया था। आपका वो प्रश्न है, ये मैं कह सकता हूँ कि इसका कोई समय सीमा तो इसकी नहीं है, लेकिन 3-4 साल के बाद वो स्थिति ज़रूर आ जाती है कि आप कंप्लीटली अपने पे डिपेंड होकर के अपनी लाइफ बिता सकते हैं। अभी बातचीत में आपसे जानकारी हुई, मुझे पहले से भी थोड़ी जानकारी थी कि बेटी को आपने एलएलएम फॉरेन से कराया है। तो क्या वजह थी? किस सोच के साथ आपने विदेश भेजा, कि मतलब क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज थे उसके? देखिए, जैसे भी आपने सीनियर एडवोकेट की बात की, क्या एडवांटेज हैं, तो मैंने कहा भाई एक सम्मान की बात है। उसी तरीके से कोई भी बच्चा, अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता है, जो वर्ल्ड की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कोई भी हो सकती हैं, हमारी बेटी है या जो भी और लोग हैं, वो वहाँ भेजने का एक है कि जैसे आप यूएस भेजा आपने, आपने यूरोप के किसी कंट्री में भेजा, तो आपका ओवरऑल पर्सनालिटी का एक डेवलपमेंट होता है, एक अपग्रेडेशन होता है पर्सनालिटी का। ऐसा नहीं है कि वहाँ की पढ़ाई पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ आप हो जाता है। लेकिन जैसे अब अमेरिका जो जाएगा, अमेरिका में पढ़ेगा, वहाँ रहेगा 2 साल, तो वहाँ के तौर तरीकों से वाकिफ़ होगा, और यहाँ की पृष्ठभूमि और वहाँ की पृष्ठभूमि में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये एक उसका बेनिफिट है। तो जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हमारी राय है और हमारा उनसे अनुरोध भी है कि वो उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर भेजें। बाहर भेजने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। बेटी ने कहाँ से किया है? कैलिफ़ोर्निया में एक यूनिवर्सिटी है, बार्कले, वो वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। एक संयोग देखिए, जिस समय मैं सवाल पूछ रहा था, मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आईं। आज़ादी के समय में जिन लोगों का योगदान था संविधान बनाने में या उस जंग में, वो सब विदेश से लॉ ग्रेजुएट ही हैं। ये एक बहुत बड़ा संयोग है। सरदार पटेल हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे गांधी जी हों, सब विदेश से ही, नेहरू जी खुद, सब विदेश से लॉ करके लौटे और उन्होंने देश के निर्माण में बड़ा योगदान दिया।
बिल्कुल सही है। अधिवक्ताओं का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे देश को चलाने की बात हो। आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे, चाहे आप केंद्र में देखिए या यहाँ देखिए, कि यहाँ तो कम, लेकिन केंद्र में तो जितना बड़ा मंत्री है वो सब एडवोकेट है। एक बात और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति की लिस्ट अगर आप उठा के देखिए तो शायद 100 में 5 होंगे जो एडवोकेट नहीं होंगे, 95% तो एडवोकेट हैं। तो कहीं न कहीं ये बात तो ज़रूर है, अमेरिका जो सबसे विकसित देश है, जो सबसे बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, वहाँ का जो शासक है वो एडवोकेट है मैक्सिमम, तो एक बड़ी बात है। तो कहीं न कहीं ये बात तो रहती है, आपने सही कहा। सांसद चंद्रशेखर आजाद पिछली बार भी जो सदन चला था, इस बार भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात लगातार उठा रहे हैं, प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर आए हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं एडवोकेट के लिए? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है एडवोकेट्स के लिए, क्योंकि एडवोकेट्स का कोई प्रोटेक्शन कहीं है नहीं। समाज में खुद अपने बदौलत, जैसे आप पत्रकार हैं, हम एडवोकेट हैं, ये लोग अपनी बदौलत कुछ जो भी कुछ कर करा लें, वो प्रोटेक्शन एडवोकेट्स को बिल्कुल नहीं है, किसी कॉर्नर से है। डॉक्टर को नहीं था, अभी आपने देखा डॉक्टर का एक बड़ा प्रोटेक्शन उनका एक एक्ट लागू हो गया है। एडवोकेट की बहुत बड़ी डिमांड चली आ रही है। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इस डिमांड को लगातार ये लोग चला रहे हैं और हम भी इसके पक्षधर हैं और सारे अधिवक्ता इसके पक्षधर हैं। और हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम एडवोकेट हैं, बल्कि होना चाहिए, क्योंकि हमारा भी कहीं न कहीं कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए, तब शायद हम समाज की बेहतर सेवा कर सकते हैं और हम निर्भीक होकर के कुछ चीज़ों में समाज के लिए कर सकते हैं। एक चीज़ सिर्फ और छोटा-सा इसी में बताना चाहता हूँ, जैसे भी आपने कहा कि लोगों को आना चाहिए, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं खुद फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ और मैं गाँव से निकल के आया, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहना, मैं प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हूँ। इंटर कॉलेज मैंने अपने गांव के स्कूल से किया है, जहां इंग्लिश का कोई जोर नहीं है, हिंदी ही है, सब कुछ है। हिंदी मीडियम मैंने आखिर तक पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेज़ी कम जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप शहर में नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई एडवोकेट नहीं रहा है तो आप एडवोकेसी नहीं कर सकते हैं, आप एडवोकेट की फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट जनरेशन के लोग भी और तमाम लोगों से बेहतर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक धारणा बन गई है कि जिसके घर में पहले से कोई एडवोकेट नहीं है, जज नहीं है, तो वो सफल नहीं हो सकता। इसमें कितना सच्चाई? नहीं, हम बिल्कुल इसको नहीं मानते, क्योंकि अगर आप खुद मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो आपके घर में एडवोकेट हैं, आपके घर में जज हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मेहनत करना है। ये हमारी फील्ड ऐसी है कि सबको इसमें मेहनत करना है, सबको पढ़ाई करना है। बिना पढ़ाई किए, बिना मेहनत किए और ईमानदारी से काम किए, आप कुछ कर नहीं सकते। एक बात मैं आपको बता दूँ कि हाँ, शॉर्टकट नहीं है इसमें। इस पेशे में, हमारे पेशे में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से ही काम करना पड़ेगा। तमाम वो लोग जो सिस्टम का रोना रोते हैं केवल कि क्या करें, हमारे परिवार में तो कोई पहले से नहीं था, वो उसके भी एक उदाहरण है। हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, शहर में आए गांव से, इसके बाद एडवोकेसी शुरू की और खुद बता रहे हैं कि आप फर्स्ट जनरेशन हैं। इसके बावजूद आप फर्स्ट जनरेशन थे, इसके बाद छोटे भाई भी जज बन गए और एक भाई और स्टैंडिंग काउंसिल हैं। तो बाद में चीज़ें आगे शुरू हुई, लेकिन शुरुआत आपने की और सफल हुए। इसका मतलब कोई भी सामान्य पृष्ठभूमि से आकर भी, हिंदी मीडियम रहकर भी, मिडिल क्लास फैमिली का रहकर भी सफल हो सकता है, बशर्ते उसको ललक हो कि मुझे अच्छा वकील बनना है। पूरी बातचीत से एक निचोड़ स्पष्ट है कि कोई भी काम हो उसको शिद्दत के साथ करना पड़ेगा। अगर आप एडवोकेसी में आते हैं तो केवल काले कोट पहनने से काम नहीं चलेगा, आपको लगातार प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिशनर बनना पड़ेगा, तमाम केसों पर उलझना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, तब आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं कि उनको सीनियर एडवोकेट का भी तमगा मिला। इससे पहले अवध बार एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी रहे, उससे पहले प्रदेश के अपर महाधिवक्ता भी रहे। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।